हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा। ऑडियो वीडियो सब ओके है? एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिसाइड किया है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने का, एंड दैट इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस क्या है एग्जैक्टली यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट केसेस को हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो वर्ड का मतलब है वाटर, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। जब वाटर की हेल्प से किसी कंपाउंड का केमिकल चेंज होता है, नेचर में केमिकली वो बदल जाता है, तो हम उसे बोलेंगे कि इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस हुआ है। दो टर्म्स हैं जिनमें डिस्टिंक्शन करना इस वक्त सबसे पहले जरूरी है। एक हाइड्रेशन वर्ड होता है और एक हाइड्रोलिसिस वर्ड होता है। तो हाइड्रेशन जो वर्ड होता है वो फिजिकल चेंज से एसोसिएटेड है। आप किसी कंपाउंड को वाटर के साथ वाटर में ऐड करते हैं सपोज, और उसमें केमिकल नेचर में चेंज नहीं आता, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके पार्टिकल्स के साथ में फिजिकली एसोसिएट होते हैं, तो हम बोलते हैं कि सब्सटेंस का हाइड्रेशन हुआ है। पर यदि उसका केमिकल नेचर बदल जाए तो कहलाता है कि कंपाउंड हाइड्रोलाइज हुआ है। तो हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में फिजिकल और केमिकल चेंज का डिफरेंस है। तो हाइड्रेशन इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, बट हाइड्रोलिसिस इज अ केमिकल रिएक्शन। आप किसी सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं, और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज आपको यदि मिलती है, जैसे NaCl आपने पानी में डिसॉल्व किया है, तो द सॉल्यूशन कंटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl इटसेल्फ। इस प्रोसेस को आप बोलेंगे हाइड्रेशन हुआ है सॉल्ट का। और Na+ आयंस के आसपास H2O यूनिट्स और Cl- आयंस के आसपास H2O यूनिट्स प्रेजेंट होती है, सराउंडेड होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये प्रोसेस कहलाती है हाइड्रेशन। वहीं यदि आप कुछ कंपाउंड्स को वाटर में ऐड करते हैं, जैसे किसी मेटल नाइट्राइड को आपने वाटर में डाला, Li3n को यदि आपने वाटर में डिसॉल्व किया, तो LiOH बनकर अमोनिया गैस लिबरेट आउट हो गई। सो द केमिकल नेचर इज चेंज्ड फॉर Li3n। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें वाटर में जाने के बाद उनका केमिकल नेचर ही सॉल्ट वाला नेचर ना होकर उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उस प्रोसेस को आप बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अब जो वर्ड अपना हाइड्रोलिसिस है, ये दो अलग अलग तरीके से यूज होता है। हाइड्रोलिसिस वर्ड का यूज एक तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ में करते हैं, जहां सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात आती है। और दूसरा, जब आप S&P ब्लॉक की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, D ब्लॉक की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां पर हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आती हैं। तो वंस अगेन मैं आपको दोनों टॉपिक्स में डिस्टिंक्शन क्लियरली पहले बता दूं कि इन दोनों पॉइंट्स में क्या फर्क है। जो आयनिक इक्विलिब्रियम में आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं, उसका मतलब होता है कि जब एक सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका नेचर कैसा है, उसकी पीएच वैल्यू क्या है। जैसे आप NaCl को वाटर में यदि डिसॉल्व करेंगे, तो pH विल रिमेन 7 at 298 Kelvin टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो pH 7 होने का मतलब होता है द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, क्योंकि केटायन और एनायन जो रहते हैं, यानी Na+ और Cl- आयंस जो रहते हैं, ये वाटर के साथ किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं करते। पर वहीं आप यदि अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, या सोडियम एसीटेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो द सॉल्यूशन विल नॉट हैव द पीएच वैल्यू 7। उसकी पीएच वैल्यू कुछ और आएगी, वो कम या ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट के नेचर होते हैं, ये एसिडिक या बेसिक कहलाते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो शॉर्ट में मैं वैसे ये वाला पार्ट भी एक्सप्लेन करूंगा कि जब आपने अमोनियम क्लोराइड या सोडियम एसीटेट जैसा सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व किया,
तो उसके सॉल्यूशन का नेचर डिफरेंट क्यों है, वो पीएच 7 वाला क्यों नहीं है। शॉर्ट में हम इसे भी देखेंगे और फिर उसके बाद में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे। जो सॉल्ट रिएक्शंस में जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या होता है, ये पॉइंट भी हम कवर अप करेंगे। तो आई होप सबसे पहले आपको हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस इन दो वर्ड्स का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, यहां कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, एक चीज मुझे और याद आ रही है, हाइड्रेशन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट को और समझ लीजिए। हाइड्रेशन से भी रिलेटेड बात मैं आपको बता रहा हूं कि हाइड्रेशन में क्या होता है, जैसे आपने कहा कि वाटर के साथ आयंस का या कंपाउंड का फिजिकल एसोसिएशन होता है, केमिकल नेचर चेंज नहीं होता। तो हाइड्रेशन से भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि हाइड्रेशन से हाइड्रेशन एनर्जी का रिलेशन है, आयनिक मोबिलिटीज का रिलेशनशिप होता है। तो चलिए इन शॉर्ट इन्हें भी कवर अप कर लेते हैं, हाइड्रेशन टर्म के साथ में भी हम पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइड्रेशन वर्ड को कंप्लीट कर लेते हैं, हाइड्रेशन टर्म को कंप्लीट कर लेते हैं कि इसके साथ जुड़ी हुई कौन कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैं उसी को आपके सामने रखता हूं। अभी बात हो रही है फेनोमेना हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन में क्या होगा, एक जनरलाइज्ड सॉल्ट का फॉर्मूला ले लें हम, जिसको हम A+B- टाइप का सॉल्ट है और वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो हाइड्रेशन का मतलब है कि पॉजिटिव आयन के सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसको लिखने का ये तरीका होता है जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, और B- के आसपास भी वाटर मॉलिक्यूल्स उसके सराउंडिंग होंगे। अब इसमें जो कैटायनिक यूनिट होती है उसकी तरफ वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन का ओरिएंटेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज द पार्शियली नेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल जब उसके सराउंडिंग प्रेजेंट होंगे हाइड्रेशन प्रोसेस में, तो वो इस तरह होंगे। जबकि एनायन के आसपास जब वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडेड होते हैं तो उनका ओरिएंटेशन कैसा होता है, उनका ओरिएंटेशन ऐसा होगा कि हाइड्रोजन एटम्स टुवर्ड्स द एनायनिक पार्ट होंगे। तो सराउंडिंग द कैटायन वाटर मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन ऐसा होगा कि ऑक्सीजन ओरिएंटेड टुवर्ड्स द कैटायन होगा, और सराउंडिंग द एनायन वाटर मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन ऐसा होगा कि हाइड्रोजन एटम्स विल बी फेसिंग द एनायनिक पार्ट। अब जब ये हाइड्रेशन प्रोसेस इस तरह से होती है, देयर इज नो केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन वाटर एंड द आयन। आयन के बीच में और वाटर के बीच में किसी तरह का केमिकल इंटरेक्शन नहीं है, सिर्फ फिजिकल एसोसिएशन है। तो ये जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होती है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन किसी भी आयन के लिए, वो उसके चार्ज टू साइज रेशियो के प्रोपोर्शनल होती है। इट शुड बी द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जिसका चार्ज ज्यादा है और साइज छोटा है उसकी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी। ये बात दोनों आयंस के लिए एप्लीकेबल है, फॉर बोथ द आयंस। ये दोनों आयंस के लिए एप्लीकेबल होता है, राइट। सो द थिंग्स आर वेरी सिंपल। जब कैटायन स्मॉल हो और एनायन भी स्मॉल हो, कैटायन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो और एनायन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, तो उसका हमेशा हाइड्रेशन का एक्सटेंट ज्यादा होगा। अब यहां पर चार्ज टू साइज रेशियो को लेकर एक और पॉइंट समझने वाला क्रिएट हो जाता है। सुनिए वो क्या पॉइंट है। आप किसी भी एक एटम का पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएं, इमेजिन करिए आप कोई पॉजिटिव आयन लेते हैं और उसका चार्ज इंक्रीज करते हैं। जैसे मैं एक ऐसा मेटल आयन सेलेक्ट कर लेता हूं जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सके।
सपोज टिन इज देयर SN, तो अब टिन स्टेनस फॉर्म में भी हो सकता है, स्टेनिक फॉर्म में भी हो सकता है। तो कैटायन के रिस्पेक्ट में जब हम देखते हैं तो जैसे टिन डाई पॉजिटिव है और टेट्रा पॉजिटिव है, विच इज स्मॉलर? टिन टेट्रा पॉजिटिव इज स्मॉलर, नॉट ओनली स्मॉलर इन साइज बट इट हैज मोर पॉजिटिव चार्ज। तो कैटायंस में क्या होता है, जब चार्ज बढ़ता है तो साइज घटता है ना? जब चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो साइज छोटा होगा। तो चार्ज और साइज हाइड्रेशन की एक्सटेंट के फेवर में यदि बात की जाए तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, राइट? कैटायन का यदि चार्ज बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होता है। तो दोनों फैक्टर हाइड्रेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी फेवर करेंगे दोनों, राइट? लेकिन जब एनायन के रिस्पेक्ट में आप देखते हैं तो एनायन का जब आप नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ने से उसका साइज भी बढ़ता है। एनायन के बारे में सोचिए, ऑक्सीजन नेगेटिव है, ऑक्सीजन डाई नेगेटिव है, देयर इज अ डिफरेंस। जब चार्ज बढ़ता है तो एनायंस के केसेस में साइज भी बढ़ जाते हैं। तो चार्ज और साइज का यदि हम रेशियो वहां पर ले रहे हैं तो एनायन के रिस्पेक्ट में चार्ज बढ़ने से साइज भी बढ़ने के कारण इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता ऑन द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। इसीलिए जब भी किसी सॉल्ट में हाइड्रेशन की बात होती है तो उसमें मेनली जो रोल प्ले करता है वो कैटायनिक यूनिट होता है। एनायन डज नॉट प्ले अ बिग रोल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एनायन का कोई भी रोल नहीं है वहां पर, एनायन का रोल है, ऑफ कोर्स है, पर कंपेयर्ड टू कैटायन एनायन का रोल उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। तो जितने भी सॉल्ट्स के सॉल्युबिलिटीज के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप हाइड्रेशन के बेसिस पर रिलेट करते हैं। यदि सॉल्ट बहुत ज्यादा लैटिस एनर्जी का होता है तो उसके आयन सेपरेट ही इजीली नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आयनिक इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है हाई लैटिस एनर्जी के केस में, और सॉल्ट्स डिसॉल्व ही नहीं हो पाते। वहीं पर जिनका लैटिस एनर्जी कम और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो वो सॉल्ट्स डिसॉल्व हो पाते हैं। अब ये बात तो हो गई हाइड्रेशन को लेकर। इसमें एक और चीज आती है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो यू विल फाइंड द केस कि वो पूछते हैं आयनिक मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है अलग अलग सॉल्ट्स में। तो सपोज मैं LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, ये अल्कली मेटल क्लोराइड्स हैं, इनका हाइड्रेशन का एक्सटेंट कंपेयर करूं तो क्लोराइड इज सेम इन ऑल द केसेस बट द कैटायनिक यूनिट इज डिफरेंट। और हम जानते हैं कि कैटायन जितना छोटा होगा उतना उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा। चार्ज सभी के यूनिपॉजिटिव है, Li+2Cs+, तो यहां पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन Li+ की ज्यादा होगी और Cs+ की कम होगी। मैंने दोनों एक्सट्रीम सिलेक्ट किए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक और पॉइंट का यहां कनेक्शन बनता है आयोनिक मोबिलिटी, सॉल्यूशन में आयंस के मूवमेंट। तो आप सिंपली एक कॉन्सेप्ट को याद रखें इस पॉइंट के लिए, याद रखने की कोई ऐसी स्पेशल बात ही नहीं है, आपने जितना कॉन्सेप्ट समझा उसी से पॉइंट बिल्कुल ऑब्वियस बन जाता है यहाँ पे कि एक आयन यदि स्मॉलर इन साइज है तो उसका एक्वस मीडियम में उतना ही इंक्रीज इन साइज ऑब्जर्व करेंगे आप। What we want to conclude here that size of ions follow the order opposite to the size of
hydrated ions opposite to the size of hydrated ions. इस पॉइंट को एग्जाम्पल के थ्रू बताएं हम, तो हम कहना चाहते हैं कि Li से लगाकर सीजियम तक साइज इंक्रीज होता है, Li प्लस से लगाकर Cs प्लस तक साइज इंक्रीज होता है, लेकिन Li प्लस एक्वस से लगाकर Cs प्लस एक्वस तक जब आप जाएंगे तो साइज का जो ऑर्डर है वो जस्ट अपोजिट टू द साइज ऑफ एनहाइड्रस आयन हो जाता है। और बेस्ड ऑन दैट यदि हमसे आयनिक मोबिलिटी के बारे में क्वेश्चन किया गया है, आयनिक मोबिलिटी इन सॉल्यूशन, तो आयनिक मोबिलिटी इन सॉल्यूशन का जो ऑर्डर होगा, जो ऊपर लिखा है बेटा, ये मैंने साइज का ऑर्डर लिखा है ना, मैं मेंशन कर देता हूं। और अब हम मेंशन करने जा रहे हैं आयनिक मोबिलिटी। तो आयनिक मोबिलिटी इन सॉल्यूशन लिखा है ना, तो Li प्लस की सबसे कम है, और Cs प्लस की सबसे ज्यादा है। डोंट फॉरगेट यहां पर आयनिक मोबिलिटी इन सॉल्यूशन यूज किया गया है वर्ड। ये बात टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कनेक्ट होती है, और इस तरह के क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं कि कौन से सॉल्ट की आयनिक मोबिलिटी मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉमन। इवन दे डायरेक्टली आस्क अबाउट द साइज ऑफ आयंस। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो जितना छोटा आयन है वो एक तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स की एक जैकेट पहन लेता है, और वो आयंस इफेक्टिवली फिर उतना ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो जितना छोटा है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की जैकेट उतनी बड़ी पहन लेता है। तो ऑब्वियसली उस बड़ी जैकेट के साथ में उसको अब मूव करना है। तो आयनिक मोबिलिटी इन सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अकेला आयन मूव नहीं करेगा, वो अपने साथ वो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स भी कैरी करेगा जो उसके साथ फिजिकली एसोसिएटेड है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हाइड्रेशन से रिलेटेड था। मेन फोकस वैसे अपना हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस पर है, लेकिन हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस को लेकर जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको समझने के लिए पहले इस पॉइंट की क्लैरिटी जरूरी थी कि हाइड्रेशन फेनोमेना क्या होता है। तो हाइड्रेशन इज you can say totally different thing compared to what we are studying in the form of hydrolysis. And hydrolysis also has two different parts. One is salt hydrolysis topic जो related to ionic equilibrium होता है, और another is the reactions of hydrolysis of different compounds. ये हम देखेंगे। तो let us continue now with the salt hydrolysis। इसे भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा, जैसे हाइड्रेशन फेनोमेना मैंने आपको बताया। तो चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन आया है कुश की तरफ से कि द साइज ऑफ Li प्लस एंड Mg2 प्लस, इसमें डिफरेंस होता है, Li प्लस लार्जर है। तो वैसे ये डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट्स हैं और इनके साइज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता बेटा, बट यू योरसेल्फ कैन थिंक कि Mg2 प्लस में चार्ज जस्ट डबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ Li प्लस है। तो ऑब्वियसली जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होगी वो मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव में ज्यादा होगी। जस्ट कीप इन माइंड, इट्स वेरी सिंपल।
So let us continue with salt hydrolysis. ये फिर से एक छोटा सा सेक्शन हम ले रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जिससे आगे हम जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होती हैं उनको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो एज आई टोल्ड यू, मैं यहां पर आपसे 3 अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहा हूं एग्जाम्पल्स के तौर पे। एक मैंने लिया NaCl, दूसरा अमोनियम क्लोराइड और तीसरा सोडियम एसीटेट। 3 सॉल्ट्स को लेकर मैं आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि टर्म क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम में जितने भी आप इसके फॉर्मूला वगैरह रिलेट करते हैं उनका क्या मीनिंग होता है, और फर्दर बहुत सारी और चीजें आप कनेक्ट करते हैं इनके साथ में, जैसे बफर सॉल्यूशंस और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ईच एंड एवरीथिंग। अभी एक सिंपलेस्ट वे कहे हैं यदि हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, तो मेनली आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि एक सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है, एक सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है। तो मैं आपको एक सबसे इजी फॉर्मेट में बता दूं तो NaCl के बारे में, जैसा मैंने अभी आपको इनिशियली बताया था कि द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। सो व्हाई दिस इज न्यूट्रल? क्योंकि NaCl वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वाटर के साथ किसी तरह से केमिकल इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए उसका सॉल्यूशन न्यूट्रल है। Na प्लस और Cl माइनस आयंस फ्री तो हो गए, दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर फ्री टू मूव इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन्ड है, और वाटर मॉलिक्यूल्स और Na प्लस और वाटर मॉलिक्यूल्स और Cl माइनस में किसी तरह का कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो pH ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स 7 एट 298 केल्विन टेम्परेचर। ये बताना जरूरी है क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट जो होता है वो 298 केल्विन पर, न्यूट्रल पॉइंट pH 7 वाला होता है। इफ यू चेंज द टेम्परेचर, दैट न्यूट्रल पॉइंट विल शिफ्ट, right? So we are not talking about the details related to all such points. हमारा फोकस अभी ये है कि ओवरऑल ये हाइड्रोलिसिस जो सॉल्ट्स के होते हैं इसका मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, हम कहाँ इनको यूज करते हैं। तो NaCl वाली बात सिंपल है। फिर इसके बाद में जो अदर 2 कंपाउंड्स हैं NH4Cl और CH3CONa, इनके एक्वस सॉल्यूशंस का नेचर रिस्पेक्टिवली एसिडिक एंड एल्कलाइन होता है। नाउ व्हाई दिस इज सो? यदि मैं आपको एक इनऑर्गेनिक के सिंपल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताऊं तो न्यूट्रल, एसिडिक और एल्कलाइन, ये 3 जो सॉल्ट्स लिखे हुए हैं इनके सॉल्यूशंस का ये नेचर है रिस्पेक्टिवली, जिसे आप थेरोटिकली इन अ वेरी सिंपल वे ऐसा समझ सकते हैं कि NaCl is a salt of strong acid HCl and strong base NaOH. So this being a salt of strong acid and strong base, the solution remains neutral. जब दोनों strong है तो solution neutral होगा। पर NH4Cl is a salt of strong acid HCl and weak base NH4OH. तो यदि सॉल्यूशन में जाकर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कंपोनेंट्स हैं जो अलग अलग हुए हैं, तो इनमें सॉल्यूशन का नेचर इजी वे में याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, बिना कंफ्यूजन के आप चीजों को कैसे याद रख पाएंगे। तो सिंपली जो स्ट्रॉन्ग होगा नेचर उस पर डिपेंड करेगा। अमोनियम क्लोराइड में एसिड कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, बेस पार्ट वीक है, जो स्ट्रॉन्ग है उसकी चलेगी, सॉल्यूशन की pH 7 से कम आएगी, एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। और सोडियम एसीटेट की बात करें अपने तीसरे सॉल्ट की, तो इट इज अ सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड NaOH. एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो नेचर किस पर डिपेंड करेगा? जो स्ट्रॉन्ग है सॉल्यूशन का नेचर उस पर डिपेंड करेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है तो सॉल्यूशन विल बी एल्कलाइन, क्योंकि बेस पार्ट उसमें स्ट्रॉन्ग है।
इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट टेक्निकली क्या हो रहा है, जो आप आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं उसका क्या मीनिंग है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टेक्निकल पॉइंट, उसे भी मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा। सो व्हाट दैट टेक्निकल पार्ट इज रिलेटेड टू दीज सॉल्ट्स। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में टेक्निकली क्या चीजें हो रही है। NaCl is dissolved in water. When dissolved in water, Na plus ion is free, Cl minus ion is free. फ्री आयंस हैं, वाटर के साथ केवल इनका फिजिकल एसोसिएशन है, राइट। ये केस कहलाता है जब केमिकल चेंजेस किसी भी तरह के वाटर के साथ ये नहीं करते, तो हम बोलेंगे कि यहां कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, नो हाइड्रोलिसिस। वहीं यदि हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, दैट इज NH4Cl, इट इज अगेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब ये वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व तो हो गया, हमने सोचा कि ये अमोनियम और क्लोराइड में ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल यही हुआ है। अब बेटा जो क्लोराइड आयन होते हैं ना, they do not undergo any chemical reaction, they do not undergo any chemical change, they do not react with water. But जो अमोनियम आयन होते हैं, just look at them, ये क्या कर रहे हैं देखिए। अमोनियम आयन जो वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं उनके साथ अनआयोनाइज्ड NH4OH बनाने की प्रॉपर्टी वाले होते हैं, और अनआयोनाइज्ड NH4OH बनाने के लिए इन्होंने वाटर को ब्रेक कर दिया, वाटर के OH माइनस को एक्सेप्ट कर लिया बेटा, और वाटर के OH माइनस को एक्सेप्ट किया, तो अपनी बैलेंसिंग में राइट साइड में H प्लस बचे हुए रहेंगे। तो अनआयोनाइज्ड स्टेट में जाने के कारण ये जो H प्लस आयंस यहां पर बनने लगे, या कहिए कि इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा, उसके कारण आप कहेंगे कि NH4Cl के केस में कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ। इसे बोलते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। जब कैटायन वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है सॉल्ट का, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होती है, और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7 होगा। NaCl वाले केस में भी मेंशन कर लेते हैं कि यहां पर तो 7 ही रहेगा। वही अपनी स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में। इसी तरह सोडियम एसीटेट की बात करें, जब हमने इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया, पूरा डिसॉल्व हो गया ये, और इसके पास थे सोडियम आयंस, हाइड्रेटेड थे। एसीटेट आयंस ये भी हाइड्रेटेड हैं, पर एसीटेट आयन इस बार देखिए Na प्लस तो फ्रीडम चाहता है, वो वाटर के साथ किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, केमिकल चेंज नहीं चाहेगा। लेकिन जो एसीटेट आयन है अपने, इनकी प्रॉपर्टी है कि ये अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड बनाना चाहते हैं। एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरह से नहीं होगा, तो ये अनआयोनाइज्ड स्टेट में जाना चाहता है एसिटेट आयन, और उसके कारण इसने वाटर को ब्रेक किया। वाटर को ब्रेक किया और H प्लस उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब H प्लस एक्सेप्ट करने के कारण क्या हुआ, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, सॉल्यूशन का pH मोर देन 7 आ गया। सॉल्यूशन का pH मोर देन 7 है, तो इसका कारण क्या बना, वाटर को ब्रेक किसने किया, एनायन ने। इसलिए हम इस फेनोमेना को कहेंगे एनायनिक हाइड्रोलिसिस। इसके बाद में फिर अब आपका वो जो भी डिटेल आता है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करना, फिर
उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेट करना, डिफरेंट सॉल्ट्स का इस तरह से कंपैरिजन करना, ये सभी बातें फिर अपने फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिक कैलकुलेशंस की टूवर्ड्स लेकर जाती है. सो आई होप इन अ वेरी सिंपल वे आपके सामने हाइड्रोलिसिस के क्या क्या केसेस होते हैं कॉमनली, वो बात आ चुकी है. ऑफ कोर्स कुछ स्टूडेंट्स के मन में होगा कि यदि मैं अमोनियम एसीटेट लूं तो क्या होगा. सॉल्ट यदि अमोनियम एसीटेट है जिसका दोनों पार्ट वीक है ना, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, तो इसी के लिए तो वो जो आप के बी वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एसिड्स एंड बेसिस स्टडी करते हैं, उनकी एक्सटेंट देखते हैं कि ये हाइड्रोलाइज कितना करवा रहा है, वाटर को कितना ब्रेक करेगा, कितने हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेंगे, कितना H+ बढ़ेगा. ये उस बात पर फिर डिपेंड करेगा कि यदि दोनों वीक हैं तो रिलेटिवली कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, अकॉर्डिंगली सारी प्रॉपर्टीज फिर गवर्न होती है. बट रिमेंबर इट वेल, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. जनरली क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर आते हैं वो इतने इजी टू डील होते हैं हाइड्रोलिसिस को लेकर या कहिए सॉल्यूशन के पीएच को लेकर, और कई बार उनमें भी कंफ्यूजन रहता है. सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा? इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड इन दिस. मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातें जब आपने सीखी हैं तो इसके बाद में कोई कंफ्यूजन बचता है. मैंने पूछा सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा. इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, ट्राई करिए. सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा? ऑप्शंस है न्यूट्रल, एसिडिक या अल्कलाइन. और सही आंसर है अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा. करेक्ट है. और इसका कारण क्या है? नो हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस और एनायनिक हाइड्रोलिसिस. सो द करेक्ट आंसर इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस. Which anion is undergoing hydrolysis? जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहे हैं तो Na+ है और HCO3- आयन है आपके पास. So that HCO3- आयन is undergoing hydrolysis. उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है क्योंकि वो फ्रीडम नहीं चाहता है, वो अनआयोनाइज्ड स्टेट में भी कन्वर्ट होना चाहता है. तो कुछ क्वांटिटी आयन की भी एग्जिस्ट करेगी और कुछ अनआयोनाइज्ड कार्बोनिक एसिड भी सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा, H2CO3. All right. So I hope the points related to hydrolysis are clear. Now we have to continue with hydrolysis reactions. जब हम hydrolysis reactions की बात करते हैं तो ये मानकर चलिए कि ऑलमोस्ट ये जो आप हाइड्रोलिसिस के केसेस बता रहे हैं, प्रोसेस तो यही होती है, बट इनमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं यदि ये गैसियस प्रोडक्ट होंगे, इफ समथिंग इज देयर जो गैस के फॉर्म में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में प्रोडक्ट बना, तो क्या होगा? दिस इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड क्योंकि आपने एक ओपन वेसल लिया हुआ है. आपका सिस्टम यदि ओपन है जिसमें हाइड्रोलिसिस हुआ, सो द गैसियस प्रोडक्ट विल एस्केप और वो निकलेगा तो रिएक्शन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कंटिन्यू होने लगेगा. सो सच रिएक्शंस आर कैटेगराइज्ड इनटू हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस. तो ये सॉल्ट्स की ही होती है, हाइड्रोलिसिस जैसे ही केसेस होते हैं, बट इनमें एक तरह का एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स लग जाता है रिएक्शन में कि वो एक ही तरफ भागने लगती है रिएक्शन. इस तरह का कोई इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा. इन कंपाउंड्स में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा जो अभी आपके सामने है, क्योंकि द प्रोसेस इज रिवर्सिबल. द सिस्टम इज सेट इन सच अ कंडीशन कि वहां पर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है. बट इफ वी आर हैविंग द कंडीशन इन द रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश ना होने देकर किसी एक डायरेक्शन में उसको ले जाने लगे, तो वो एक हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की तरफ चला जाता है. हाँ, उसमें भी पार्शियल के केसेस भी डेवलप होते हैं, कंप्लीट के केसेस भी डेवलप होते हैं. तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस क्या होती हैं, अब हम इनको स्टार्ट करते हैं. विल दैट बी ओके? अभी तक की बातों में आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज.
मैं नया पार्ट स्टार्ट करूं उससे पहले कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो पूछिए। हाइड्रेशन से रिलेटेड या हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी। लेट्स डिस्कस फॉर 1 मिनट। 1 मिनट इसी का डिस्कशन पहले हम कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस में 3 सॉल्ट्स को लेकर मैंने आपसे बात की। एक में हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, 2 में हाइड्रोलिसिस हो रहे हैं, कैटायनिक और एनायनिक टाइप के। हाइड्रेशन वाली बात, आई होप दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेट होता है। इवन जैसे हाइड्रेशन से रिलेटेड मुझे एक और बात याद आ रही है, चलिए वो मैं अपनी तरफ से ही इंक्लूड कर लूं। जैसे हम बोलते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सीजियम है, सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो है, इस कारण उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होता है ना। लेकिन यदि रिड्यूसिंग पावर इन एक्वस मीडियम में आप कंपेयर करने जाएंगे तो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग मेटल, इट इज नॉट सीजियम। व्हाई? बिकॉज इन एक्वस मीडियम an additional energy plays its important role, and that energy is this hydration energy. So extent of hydration for Li plus ion is so large that it becomes a dominating factor to decide the reducing power of metal. तो aqueous medium में strongest reducing metal lithium है, जबकि without hydration energy it should be cesium, right? तो चलिए, this is all about